हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल द मैसॉन्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अंदर हमने ये बताया था, हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे। वीडियो लॉन्ग हो गई थी, तो हमने बताया था कौन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, कौन उसकी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म क्या है। आज हम इस पार्ट 2 एल्डोल में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। थ्योरी जो है एल्डोल कंडेंसेशन की कोशिश करेंगे इस पार्ट 2 में खत्म कर दें। ठीक, कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट वाइज लेंगे। तो पहले हम एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन फिनिश करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डाल लो बच्चों, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म, ये हेडिंग डाल लो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज्ड वेरी गुड, एल्डोल की मैकेनिज्म है एल्डोल। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म हम सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक सबसे छोटा एसिड एल्डिहाइड ले लिया जाए, उसको हम सीखेंगे। जो एग्जांपल एल्डिहाइड का CH3CHO हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था मैकेनिज्म को समझने के लिए, वही एग्जांपल अभी भी ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेते हैं बच्चों। CH3, ध्यान से देखेंगे, CH3CHO ये है एक एल्डिहाइड। एल्डोल कौन देते हैं? जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये बात तो सभी को पता है। ठीक है, तो हमने क्या करा बच्चों, इस पर एसिड ट्रीट करा। एसिड का मतलब H+। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैकेनिज्म लिखते समय हमें अगला स्टेप खुद समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब ये अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि हमें अगले स्टेप समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कोई अननोन क्वेश्चन की भी मैकेनिज्म लिख के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एडवांस के लिए कोई अननोन रिएक्शन दे दी, उसमें कुछ अपने आप से सोच के मैकेनिज्म के स्टेप, शायद वो हो सकता है कि सिलेबस में भी ना हो, मतलब कुछ ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन बना दिया, आपको मैकेनिज्म लिखनी ही पड़ी, तो कुछ ना कुछ सोच के आप थिंकिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यही अप्रोच हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों की। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर। तो बच्चों ध्यान दो, तो एसिड है, एसिड H+ है। पहले तो बेस था, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ये एसिड है, तो इन एसिडिक हाइड्रोजन से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? तो फिर क्या है? तो फिर हमें ये तो पता है ना, जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके पास, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कहां से मिलेंगे? इस कंपाउंड से मिलेंगे। अब इस कंपाउंड में भी किस एलिमेंट से मिलेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोन पेयर प्रेजेंट है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा बच्चों। हमें यही दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर इस एसिड के पास डोनेट होंगे, और ये अगला स्टेप बनेगा। बहुत बढ़िया। तो जरा अगला स्टेप लिख देते हैं, आसान सा स्टेप है। CH3, C, O ने इलेक्ट्रॉन दिए तो H आके जुड़ गया किस पे? O पे, तो OH पॉजिटिव, और ये तो डबल बॉन्ड है, क्योंकि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव आता है। तो ऑक्सीजन ने डोनेट करे तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया। वेरी गुड। H तो इस पे पहले से था, यहां पे ये आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है इस स्टेप के बाद, जैसे हमने पिछले बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में क्या करा था, एनायन को स्टेबलाइज करा के, रेजोनेंसली स्टेबलाइज करा के इनोलेट बनाया था। ठीक है, यहां पे इनोलेट तो बनने वाला नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर यहां पे जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इस तरीके से मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन
यहां पर बॉन्ड ऐसे देगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये H ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि वाटर वाटर H+ लेके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O पॉजिटिव। ठीक, इस तरीके से एक्वस मीडियम में ये चीज हो रही है। ठीक, ऐसा करने पर अगर हम देखें तो क्या बनता है, जरा ध्यान दो। यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, आना बोल दो। ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड C, और C पे आ गया बच्चों OH, और यहां पे आ गया H। तो इसे क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म बोलेंगे। टॉटोमेरिज्म पढ़ते हो आप, कीटो इनॉल, यस और नो? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ते हो, तो उसकी इनॉल फॉर्म है ये एल्डिहाइड में। ये क्या है? इनॉल फॉर्म। यहां तक क्वेश्चन हुआ बच्चों। तो पहला स्टेप सभी को समझ में आया होगा। O ने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे पॉजिटिव आया, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले को देके इनॉल फॉर्म बना ली। तो क्या समझ में आया? बड़ा ही स्लाइट डिफरेंस है। बेस कैटलाइज्ड में इनोलेट बनता है, एसिड कैटलाइज्ड में इनॉल बनता है। क्या बनता है बच्चों? इनॉल बनता है। एसिड कैटलाइज्ड में इनॉल बनता है। छोटा सा क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक, अब ये हो गया बच्चों अपना स्टेप फर्स्ट, एसिड कैटलाइज्ड का स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में जो इनॉल बना है उसे तो नोट कर ही लो। बहुत बढ़िया, उसे नोट कर लेते हैं और एक एल्डिहाइड दोबारा से लिख लेते हैं। स्टेप सेकंड में बच्चों जरा देखो, ये अपना दोबारा से एल्डिहाइड लिख लिया हमने, एक और CH3 CHO, और ये अपना इनॉल है, इसको भी लिख लिया यहां पे CH2 डबल बॉन्ड COH एंड H, ये लिख लिया। दोनों ही चीजें लिख ली। अब क्या होगा? फिर से बच्चों यहां पर CO बॉन्ड जो है वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कंटेन करता है। बहुत बढ़िया। तो इसके पॉजिटिव सेंटर पे कौन अटैक करेगा? ये वाला कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी? यहां पे। ये स्टेप है। अच्छा, जब ये यहां पे आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कम होगी। हर एक पॉइंट समझा रहे हैं। तो इस कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा? इस पे प्रेजेंट ऑक्सीजन बैक डोनेशन करके। ये स्टेप बनता है। एक बार देखो इस स्टेप को, क्या है? मैंने बोला CO ग्रुप है, उस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पर कौन अटैक करेगा? ऑब्वियसली दूसरे मॉलिक्यूल इनॉल का ये वाला कार्बन। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके पास आई? इस कार्बन के पास। और ये ऐसे खुल गया, और जब ऐसे करके यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो इस कार्बन की वैलेंसी घट के 3 रह जाएगी। तो इस 3 वैलेंसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कह रहा है मैं पीछे से बैक डोनेशन करने के लिए तैयार हूं। तभी तो बात बनेगी। मतलब जब हम कोई चीज करते हैं तो सभी को सेटिस्फाई करते हुए चलते हैं। हमारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 को सेटिस्फाई करना टीचर का काम है। यस और नो? तो ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं आपस में। ऑक्सीजन पीछे से इसको हेल्प कर रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे गया तो ये आगे खुल गया। अब इसको जोड़ के लिखते हैं, बच्चों। ध्यान से देखो क्या बनेगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो पहले बॉन्ड बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये CH3 ऐसे उतार लिया, दिस इज कॉल्ड CH3। अगला सिंगल बॉन्ड, उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। और ये बॉन्ड खुल गया तो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। अच्छा, इस पे क्या जुड़ा? CH2, बहुत बढ़िया। ये बॉन्ड सिंगल रह गया और सिंगल रह गया तो बैक डोनेशन होके OH आया। बैक डोनेशन OH ने करा तो यहां बॉन्ड बन गया, और O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो O पे पॉजिटिव आ गया, और यहां पे तो H है ही है। ये एडक्ट बना है बच्चों। ध्यान से देखो, मैंने जोड़ के लिख दिया प्रोडक्ट। देख रहे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है। अब यहां पे देखो, इस स्टेप में क्या करना है? इस स्टेप में कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑक्सीजन तो वैसे भी 2 बॉन्ड बनाता है, यहां पे तो 3 बन गए। तो यहां पे ये जो H है वो निकलना चाहेगा। तो जब ये निकलेगा तो हम बोल सकते हैं ये निकल के जाएगा कहां?
भाग थोड़ी जाएगा कहीं पे, ये निकल के सोल्यूशन में जाएगा, तो सोल्यूशन में H प्लस बढ़ेंगे, वो H प्लस कौन ले लेगा, ये O माइनस, तो ये न्यूट्रलाइज भी होता रहेगा साथ साथ में। जैसे जैसे ये H के निकलने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस O नेगेटिव के H को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक, जैसे जैसे, तो H प्लस और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन चलेगी साथ साथ में। समझ पा रहे हो, बहुत इजी है, इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके आप अगले स्टेप्स लिखते हो, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रूल्स को फॉलो करके आप मैकेनिज्म के अगले स्टेप्स को लिखते हो, यही तो है, ठीक, ओके। तो हमने क्या करा, अगले स्टेप को लिख देते हैं। तो क्या है बच्चों, CH3 CH, और ये H कहां आ गया इस पे, एंड देन ये CH2, और ये क्या बन गया, CHO। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे कि ये CO ग्रुप है, इसके अगला कार्बन अल्फा है, उससे अगला बीटा है, और बीटा पे हाइड्रोक्सी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, इसी को तो हम एल्डोल बोलते थे। लेकिन बना कैसे, एसिड की प्रेजेंस में। पहले कैसे बना था, पार्ट 1 में, पार्ट 1 वीडियो जो पढ़ाया था, बेस की प्रेजेंस में। तो एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन होती है, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो ये अपनी एल्डोल रिएक्शन हो गई एसिड की प्रेजेंस में, ठीक। तो हमें ये क्यों पढ़नी है, हमें ये पढ़नी क्यों है, उसके बारे में तो बताते हैं। उससे पहले हम ये बताएंगे, जो एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल होती है उसमें जनरली सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं बताई ये बात, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारे स्टेप रिवर्सिबल टाइप के होते हैं, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल टाइप के होते हैं बच्चों। ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल, सारे स्टेप रिवर्सिबल टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं सारे स्टेप्स की बात कर रहा हूं, सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। अब इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों होते हैं, कैसे रिवर्सिबल है, ये समझ पा रहे हो कि एसिड की प्रेजेंस में है तो हमारी जो यील्ड है वो बहुत कम मिलती है, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती रहती है। यील्ड का कम मिलना, किसी भी रिएक्शन में यील्ड का, प्रोडक्ट की यील्ड का कम मिलना रिएक्शन का बैकवर्ड जाना होता है, मतलब रिएक्शन का रिवर्सिबल होना होता है। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड कितनी अमाउंट में बन रहा है उसको यील्ड बोलते हैं, तो उसकी यील्ड कम आ रही है, हो सकता है रिएक्शन कुछ ना कुछ फॉरवर्ड जाने के बाद फिर बैकवर्ड भी चली गई हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, थोड़ी बहुत फिर बैकवर्ड एकदम से चली जाती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से आप इस मैकेनिज्म को नोट करो अपनी कॉपी पे। उसके बाद अब शुरू होने वाला है बच्चों एडवांस वाली बातें, कुछ सर्टेन पॉइंट्स में बताने वाला हूं अगले पॉइंट से, जो एडवांस की चीजें हैं, कुछ बेसिस के बारे में चीजें बताऊंगा, अलग अलग चीजें बताऊंगा। तो उसमें क्या ही मैं आपको बताऊं, मैं जब बताऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा, तो पहले आप इसे नोट करो। ओके बच्चों, तो इस पार्ट में बच्चों आपने एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म सीख ली। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो किसी एक एल्डिहाइड के या एक कीटोन के रिस्पेक्ट में पढ़ी। अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें तो क्या तब भी रिएक्शन होगी? हाँ, तब भी होगी। तब उसको क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल अगर मैं बात करूं, लिखूं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ये पॉइंट पढ़ा रहे हैं। तो क्रॉस एल्डोल में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हां अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तब इंटरेस्टिंग हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट के केस में। अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या है कि जब हम क्रॉस एल्डोल, दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में जब हम एल्डोल कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, ठीक। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें दोनों एल्डिहाइड्स अलग अलग हैं,
ठीक, तो उसमें मैं ये बताऊंगा, मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक मैकेनिज्म पढ़ी थी, लेकिन अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ते तो ये वाले पॉइंट भी समझ में ना आते। क्लियर? ठीक है, ओके। तो क्रॉस एल्डोल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं विच इज कॉल्ड CH3CHO एंड एक और एग्जांपल प्लस CH3CH2CHO। दो डिफरेंट एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दो डिफरेंट कीटोन, कुछ भी लिया जा सकता है। मतलब क्या है, हमें समझ में आनी चाहिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं। ले कुछ भी लो यार, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस। आप बुक उठा के देखोगे तो क्या मैं वो सारी चीजों को डिस्कस करूं तब जाके आपको समझ में आएगा? नहीं, मैं कुछ सर्टेन बातें अगर बता दूं तो वो सब जगह एप्लीकेबल होंगी और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो ये है, अब इस पे हम बेस ट्रीट कराएं तो पहला क्वेश्चन तो मैं यही समझा देता हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और कैसे देखा जाता है, और कैसे देखा जाता है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या है कि पहले तो ये देखो कि ये एल्डिहाइड अलग है और ये एल्डिहाइड अलग है, तो क्रॉस एल्डोन हो रहा है, ये तो सबको क्लियर है। वेरी गुड। बात आती है कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। तो जरा ध्यान दो, जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, एक बेस की पढ़ रहे हैं, बेस वाली, ठीक। तो एक का एनायन बनाएंगे और उसी मॉलिक्यूल के दूसरे पे अटैक कराएंगे, ठीक। तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसका एनायन बनाऊं और इसी पे अटैक कराऊं तो एक प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका एनायन बनाऊं और इस वाले CO पे अटैक कराऊं, एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसके CO का एनायन बनाऊं और इसी पे अटैक करा दूं, मतलब इसी मॉलिक्यूल पे अटैक करा दूं, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा। इसका एनायन और इस पे अटैक, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉसिबिलिटी एक जैसी होती है, बना के देखेंगे तो एक जैसी, तो उनको एक ही बार काउंट करना है, ठीक। तो समझ में आया? तो जब भी आपको पॉसिबिलिटीज पूछते तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्लस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों की पॉसिबिलिटीज बतानी है। दोनों से कितनी पॉसिबिलिटीज से आंसर आ सकता है वो बताना है, ठीक है। ये तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये सब बच्चे कर लेंगे, मैं मानता हूं। अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो आप सब बच्चे कर लोगे, अगर कहीं पर पूछा जा रहा है तो। क्लियर हो गया? ठीक है। बात आती है कि अगर इससे 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस चारों में मेजर कौन सा होगा और उसके लिए क्या कंसेप्ट लगाएं। तो मैं 2 कंसेप्ट बता रहा हूं, उसी के लिए मैंने दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करी थी। कौन सी वाली? एसिड भी और बेस भी। क्लियर? तो अब मैं इसको हटा देता हूं, तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं। ये जो चीज है, प्रोडक्ट तो 4 बनेंगे लेकिन मेजर कौन सा होगा, मैं वो वाली बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, तो दोनों बातें समझते हैं। अगर एसिडिक मीडियम है तब मेजर कैसे देखेंगे, अगर बेसिक मीडियम है तब मेजर कैसे देखेंगे, ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं। मेजर क्या होगा और बेसिक मीडियम में मेजर क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तुम बच्चों कई सोचोगे कि हाँ सर, मेजर प्रोडक्ट मीडियम से बदल जाता है क्या? ऑफ कोर्स बदल जाता है। क्लियर हो रहा है? क्रॉस एल्डोल में बदल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बदल जाता है, कई बार सेम भी आ सकता है, कई बार बदला हुआ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, हमें कंसेप्ट पता है तो कुछ भी आए हमारा आंसर सही आएगा। बात समझ पा रहे हो? हम जो ये 2 बातें बता रहे हैं इसको याद रखना है। वेरी गुड। जरा ध्यान दो, तो अगर हमें एसिडिक मीडियम में मेजर देखना है तो एसिडिक मीडियम में इनॉल बनता था, सभी बच्चों को याद होगा।
अगर किसी को याद नहीं है तो पार्ट 1 देख ले, पार्ट 2 में तो पढ़ाया है इनॉल, तो पार्ट 2 में पढ़ाया है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में आया है। अच्छा, बेसिक मीडियम में इनोलेट बनता था, इनोलेट बनता था। ये बात सभी को पता होगी कि एसिडिक मीडियम में इनॉल बनता था और बेसिक मीडियम में इनोलेट बनता था। बात समझ पा रहे हो? तो बात आती है कि कैसे पता करें कि कौन सा मेजर है। तो इसमें तो साफ साफ बता दे रहा हूं कि एसिडिक मीडियम में जब इनॉल बनता था तो स्टेबिलिटी भी किसकी देखी जाएगी? इनॉल की। तो जो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा या जिसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा उसी का मेजर बनेगा। तो हम किसका देखेंगे? तो मेजर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार पॉइंट है कि अगर हमें एसिडिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। अच्छा, बेसिक मीडियम में मेजर देखना है तो क्या चेक करना पड़ेगा? इनोलेट बनता है। इनोलेट कब बनता है? जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है। यस और नो? तो हम नेगेटिव चार्ज की ही स्टेबिलिटी ना देख लें? बोलो बच्चों, हम किसकी स्टेबिलिटी देख लें? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। वेरी गुड। तो यहां पे मेजर लिखने के लिए क्या कंसेप्ट आया? तो मेजर इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? कि अगर हमें एसिडिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो इनॉल की स्टेबिलिटी देखनी है, बेसिक मीडियम में अगर मेजर लिखना है तो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आती है कि इन दोनों में सर बता दो कि मेजर क्या आएगा और माइनर क्या आएगा। माइनर छोड़ो, मेजर की बात करें तो एसिडिक मीडियम में कौन मेजर बनाएगा, कैसे बनाएगा, मैं समझा देता हूं फटाफट से। ऊपर की हेडिंग हटा रहा हूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की ये हेडिंग हटा देते हैं और इस कंसेप्ट को अप्लाई करके शॉर्ट में बताता हूं। शॉर्ट में कैसे? पहले एसिडिक मीडियम में मेजर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनॉल बना लो। इनॉल कैसे बनेगा? ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो कैसे बनता है? यहां पे O पे H लगा दो और यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करो और देखो। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यहां पे क्या करा? CH2 और यहां पे क्या कर दिया? OH एंड H, ये बना दिया। बोलो क्लियर? इसका इनॉल बनाओ तो CH डबल बॉन्ड C और O पे क्या लगा दो? OH एंड दिस मच H, ये इनॉल बन गया। अब दोनों इनॉल में से कौन सा इनॉल स्टेबल है ये चेक करना है। बहुत इजी है। इस डबल बॉन्ड में यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली अगर एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो ऑब्वियसली ये वाला इनॉल स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आपने यही कर लिया कि स्टेबल और अनस्टेबल इनॉल पहचान लिया तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला इनॉल बनेगा, ये वाला इनॉल नहीं बनेगा, और जो इनॉल बनेगा वही तो अटैक करेगा। और जब अटैक करने वाली चीज पता कर ली तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली मेजर आ जाएगा। आई थिंक मेरा पॉइंट समझ में आया होगा आपने। हमने दोनों क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट में दोनों जो हमें रिएक्टेंट दिए गए हैं उसमें हमने एसिड की प्रेजेंस में हमने क्या चेक कर लिया? इनॉल चेक कर लिया कि मेजर इनॉल कौन सा है। तो मैकेनिज्म में क्या करा था? इनॉल ही तो अटैक कर रहा था, तो जिस पे अटैक होगा उसका OH बना दो, ठीक। और जो इनॉल अटैक कर रहा है मेजर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया इनॉल कौन सा लेना है, दो इनॉल में से कौन सा इनॉल लेना है तो मेजर आ जाएगा, खत्म। अब देखते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में तो क्या समझे? ये वाला इनॉल ज्यादा स्टेबल है तो इस इनॉल से मेजर बनेगा। नोट कर लो इस बात को। अब आते हैं बेसिक मीडियम में।
बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बच्चों जरा ध्यान से देखो कि ये है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एनायंस बना बना के देखो, एनायंस, तो हम इसका एनायन बनाते हैं CH3 CH नेगेटिव चार्ज CHO, ओके। यहां पे बनाओ CH2 नेगेटिव चार्ज CHO, दोनों के एनायन बना लिए। अब ये चेक करना है कि इन दोनों एनायन में से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी से मेजर बनेगा, यस और नो। बहुत बढ़िया। तो जरा ध्यान दो, एनायन रेजोनेंस तो दोनों में ही कर रहा है, तो रेजोनेंस से तो देख नहीं पाएंगे कि कौन सा स्टेबल है। तो हमने ये पढ़ा रखा है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में प्लस आई इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से जो एनायन है वो डीस्टेबलाइज होता है। क्या होता है? डीस्टेबलाइज। तो यहां पे देखो प्लस आई है तो ये डीस्टेबलाइज हो गया, यहां पे नहीं है तो स्टेबलाइज हो गया। तो देखो ये वाला एनायन स्टेबल है, तो एनायन की स्टेबिलिटी देख ली, तो इस एनायन से मेजर बनेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर हमें एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट लिखना होता तो इसका इनॉल बना के लिखते, बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट लिखना होता तो इसका एनायन बना के लिखते। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। तो मेजर प्रोडक्ट में हो सकता है डिफरेंस आ जाए, समझ पा रहे हो। तो घर पे जाके आपका होमवर्क क्या है, एक बार इनॉल बनाना और उस इनॉल से प्रोडक्ट बनाना मेजर। एक बार आप एनायन स्टेबल बनाना और उस एनायन से प्रोडक्ट बनाना। फिर आप चेक करना क्या दोनों प्रोडक्ट सेम आए हैं। एक में मेजर अलग हो सकता है, दूसरे में मेजर अलग हो सकता है। ये कहानी हो गई किसकी? मेजर प्रोडक्ट की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी बात नोट करो, ये समझ में आई है। अगला पॉइंट समझाते हैं इसके अंदर। ओके ओके बच्चों, जरा ध्यान दो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवांस का पॉइंट है, ये भी ध्यान से समझो। क्या पॉइंट बोल रहा है? पॉइंट ये है, मैंने पॉइंट लिखा है सम इंपॉर्टेंट बेस। वैसे तो मैं बेस सारे बता चुका हूं, कौन कौन से एल्कली बेस वो सब बता चुका हूं, लेकिन यहां पे ये 3 बेस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, मैं जहां तक मानता हूं। इनके कुछ रोल्स भी अलग अलग हैं, पहले तो इनके नाम ही समझ लो। LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये एक बल्की बेस है, ये एक बल्की बेस है। अच्छा ठीक है, ये वैसे तो तीनों ही बल्की बेस हैं। ये क्या है? ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, सिलिकॉन है ये। ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ये सिलिकॉन है। तो बच्चों ये भी एक बल्की बेस है, ठीक है। ET3N ट्राई इथाइल अमाइन, ये भी एक बल्की बेस है, ठीक है। ये तो नॉर्मल, ये दोनों तो सेम वर्क ही करेंगे। इन के वर्क में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है यहां पे, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये दो बेस है तो दोनों बल्की, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग आते हैं, ध्यान से समझेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मैंने ये ले लिया, यहां पे CH3 लगा दिया और एक तरफ बच्चों LDA डाल दिया और दूसरी तरफ मैंने डाल दिया Me3SiCl, ये डाल दिया। तो दोनों से कौन से इनोलेट बनेंगे, तभी तो हम मेजर लिख पाएंगे, मेजर माइनर लिख पाएंगे। ध्यान से देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। इन दोनों से जो आंसर आने वाले हैं क्या वो सेम आएंगे, पहला क्वेश्चन। अगर अलग अलग आएंगे तो कैसे हम एग्जाम में करेंगे, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो जरा देखो, LDA हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। क्या समझे बच्चों? LDA का जो रूल है, ये एक बहुत बड़ा बेस होता है और ये कहता है मैं लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एनायन बनाऊंगा, लेस
स्टेरिकली हिंडर्ड साइड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से एनायन बनाऊंगा और वहीं से प्रोडक्ट मिलेगा। तो जरा ध्यान दो, अगर हम बात करें तो ये 3 डिग्री है और हम बात करें तो ये 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री जो है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड नजर आ रहा है यहां पे। तो हम क्या बोलेंगे कि एलडीए के केस में यहां से एनायन बनेगा, तो जब यहां से एनायन बनेगा तो प्रोडक्ट जो होगा यहीं से एनायन बन के आएगा, ये एनायन बनेगा। अगर हम बात करें ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, तो ये मोर हिंडर्ड साइड से प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा लिख सकते हो आप, मोर हिंडर्ड साइड से प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पे एनायन हम कौन सा बनाएंगे, यहां पे हम जो एनायन बनाएंगे वो यहां से बनाएंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एनायन बन गया तो प्रोडक्ट लिखना तो बहुत भारी बात मुझे नजर नहीं आ रही। असल गलती तो यहीं पे होती कि एनायन कौन सा बनाएं, कौन से एनायन से मेजर प्रोडक्ट लिखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक। यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे। आगे का क्वेश्चन आसान है, तो एलडीए से यहां से बनेगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, और Me3SiCl से मोर स्टेरिकली हिंडर्ड से बनेगा, ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई स्मॉल बेसिस आ जाए NaOH KOH, तो उसके लिए मेजर माइनर और वो सब लिखने तो मैंने बता ही दिए। तो स्मॉल बेस तो ऑब्वियसली मोर स्टेरिकली हिंडर्ड से प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट। अगर हम कोई भी नॉर्मल बेस लें, NaOH बात कर लें, KOH बात कर लें, ETC, तो ये तो कहां से बनाएंगे, मोर हिंडर्ड से। ये कहां से बनाएंगे, मोर हिंडर्ड से बनाएंगे। और यहां पे ये वर्ड इतना अच्छा लगता भी नहीं, तो हम बोलेंगे जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां से बनाएंगे। चाहे तो ये वर्ड इनके केस में ना भी लिखो तो चलेगा, इनके केस में तो आप ये लिख सकते हो मोर एसिडिक हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हो, मोर एसिडिक हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनेगा, ये बात लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बातें हो गई, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। ये भी एक बल्कि बेस है, ये भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड से प्रोडक्ट बनाता है। ये ET3N भी एक बल्कि बेस है और इसके क्वेश्चंस किताबों में दिए हैं, इसको भी ध्यान में रख लेना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको एल्डोल कंडेंसेशन की। तो ये सारी बातें नोट करो, ये सारी बातें नोट कर लो बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये बच्चों आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्या सिखाया कि एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म क्या है। एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म समझा दी, पूरी मैकेनिज्म समझा दी। उसके बाद क्रॉस एल्डोल में मेजर माइनर कैसे लिखना है ये बताया इस वीडियो के अंदर। उसके बाद आपको मैंने एक स्पेशल बल्कि बेस के कुछ बेस के टाइप बताए। इन टाइप्स के अंदर मैंने एक एग्जांपल लेके ये बात समझा दी कि एलडीए दिखाई देगा तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड से प्रोडक्ट बनेगा। Me3SiCl मतलब सिलेनियम वाला कोई बल्कि बेस होगा तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल का, एक बात ये याद रखनी है। और नॉर्मल कोई भी बेस हो, NaOH KOH हो, तो फिर हम मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये सब एडवांस की, देखो एक एल्डोल है, मैंने कितनी बातें बता दी आपको एल्डोल के अंदर, हर एक रिएक्शन में ऐसे ही चलेगा। क्लियर है, ये वाली बातें हो गई। तो इस वीडियो में आपने एसिडिक मीडियम में मैकेनिज्म भी पढ़ ली। एक वीडियो और देखेंगे या फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी तो लेने हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाइंड अप करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाले में एडवांस के क्वेश्चन लेंगे बच्चों। एडवांस क्वेश्चन
एल्डोल कंडेंसेशन पे पूछे हुए जो भी एडवांस में पीवाईक्यूज आ रहे हैं, तो हमारा यही टारगेट रहेगा बच्चों को एडवांस की तैयारी कराना। ठीक, मेंस के भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसा नहीं है मेंस की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक, सभी तरीके की तैयारी यहाँ पे होगी, मेंस, एडवांस और नीट, ये तीन चीजें हैं। ओलंपियाड वगैरह ये सब भी आप तैयारी कर ही सकते हो, और एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब में यही सब तो पूछा जाता है, और कुछ नया थोड़ी लाते हैं। क्लियर है? तो अगली वीडियो में फिर से एल्डोल के साथ आएंगे, कुछ और बातें लेके एल्डोल रिएक्शन की और एडवांस के क्वेश्चन के साथ, उससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।